वेलकम बच्चों। आज हम लोग क्लास 11th की कक्षाओं को यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए शुरू करने चल रहे हैं। आशा है आज से जो लेक्चर की सीरीज शुरू हो रही है आप लोग इनको लगातार देखेंगे और बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। थोड़ा से देर से कक्षाएं शुरू हुई, इसके लिए क्षमा, क्योंकि टाइम मिल नहीं पाता है। एक एक लेक्चर को बनाने में घंटों लग जाते हैं। लेकिन बहुत से बच्चे इस चीज़ को डिमांड कर रहे थे कि क्लास 11 की कक्षाओं की नोट्स भी आप बनवा दीजिए और कुछ ऐसी चीज़ों का जानकारी दीजिए जो जनरली हमको मिल नहीं पाती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज से हम एक नई लेक्चर की सीरीज़ कक्षा 11 के यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए शुरू कर रहे हैं। इस सीरीज़ का जो माध्यम है वो हिंदी होगा। हालांकि और भी बच्चे इन चीज़ों का लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, वो सारी चीज़ें हिंदी अंग्रेजी में एक ही होती हैं। ठीक, तो अब जो पहला लेक्चर है ये हम लोगों ने डाला है अध्याय 0। जीरो अध्याय का मतलब ये नहीं कि कोई है ही नहीं। अध्याय 0 का मतलब ये होता है कि यह जो अध्याय है यह पूरी तरह से फिजिक्स से जुदा है, क्योंकि इसमें फिजिक्स नहीं है। ये पूरी मैथमेटिक्स है, गणित है। लेकिन इनको अध्याय 0 में हम लोग क्यों पढ़ाते हैं? हम तो स्पेशली पढ़ाते हैं क्योंकि बिना इसके फिजिक्स आगे बढ़ नहीं सकती। इनका नाम हम लोग कहते हैं गणितीय उपकरण, यानी कि मैथमेटिकल टूल्स। हेडिंग आप लोग को दिख रही है। गणितीय उपकरण में यानी कि वह गणित की संक्रियाएं, वह गणित के फार्मूले, वह गणित की विधाएं जिनका उपयोग हम पूरी फिजिक्स में करते हैं। तो अगर वो गणित जो फिजिक्स में यूज होने चल रही हैं, अगर उन गणित को हम पहले से नहीं जानेंगे तो जब वह गणित उस जगह अप्लाइड होने लगेगी तब वहाँ पर हमें वो पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। हम केवल बता देंगे कि ये ऐसे होता है। तो लड़का उस समय पूछता है कि कैसे हुआ, तो उस कैसे का जवाब बड़ा लंबा होता है। तो इसलिए अध्यापक कहता है कि भाई ये गणित वाला पढ़ाएगा। अब यहाँ पर एक गैप बन जाता है। लड़का उस गणित वाले के चक्कर में कब पढ़ेगा, कब वो गणित वाला उसको समझाएगा, ये उसको पता नहीं रहता। इसलिए मेरा ये मानना है कि पहले लेक्चर में हमको इस गणित की चीज़ों को पूरा पढ़ लेना चाहिए। बिना इसके हम फिजिक्स की शुरुआत नहीं करवाते हैं अपने बच्चों को। भले ही 15 दिन लग जाए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमारा बेस नहीं क्लियर रहेगा, हमें गणित के बारे में नहीं मालूम रहेगा, हमें अवकलन नहीं मालूम रहेगा, हमें समाकलन नहीं मालूम रहेगा, हमको द्विपद प्रमेय नहीं मालूम रहेगी, हमको ग्राफ के बारे में मालूम नहीं रहेगा, तो हम फिजिक्स में फेल होना तय है। तो अगर हमें आईआईटी, नीट और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर को लाना है, तब हमें गणितीय संक्रियाओं को ज़रूर पढ़ना है जो कि फिजिक्स में यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो आज इन गणित की संक्रियाओं में बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, वो है ग्राफ। ग्राफ किस तरह से बनाए जाते हैं? गणित में हम लोगों ने ग्राफ, सरल रेखा का ग्राफ पढ़ा है, लेकिन केवल एक ही तरह का ग्राफ हमारे फिजिक्स में नहीं आता है। बहुत सारे ग्राफ आएंगे जिनको गणित के विद्यार्थी ज़रूर पढ़ लेते हैं, लेकिन वो कब पढ़ेंगे ये हमको भी नहीं मालूम। लेकिन जो बायोलॉजी के विद्यार्थी हैं वो बिल्कुल कट जाते हैं। अब उनको कौन डिफरेंशिएशन पढ़ाए, कौन इंटीग्रेशन पढ़ाए, कौन ग्राफ पढ़ाए, ये एक बड़ी समस्या है। तो इसलिए बायोलॉजी और मैथमेटिक्स दोनों ग्रुप के बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ अब हम लोग पढ़ने चल रहे हैं, जो है ग्राफ। और किस तरह से ग्राफ को हम प्लॉट करेंगे, इसको बढ़िया से समझना। एक बढ़िया लेक्चर चल रहा है। ठीक, इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि दो राशियों के बीच में ग्राफ, जैसे तुम्हें राशि दिखेगी तुरंत तुम ग्राफ को प्लॉट कर दोगे। और हम ऐसे ट्रिक बताने चल रहे हैं कि मज़ा आएगी। तो कंटिन्यू करते हैं। मैं हूं डॉक्टर अमरीश सिंह,
प्रवक्ता MGS इंटर कॉलेज सुल्तानपुर, और चल रहे हैं एक नई चीज़ को जानने। ठीक, तो क्या होता है ग्राफ में? ग्राफ बेटा किन्हीं दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में ही प्लाट किया जाता है, दो चरों के बीच में ही ग्राफ प्लाट किया जाता है। अगर कोई पूछे ग्राफ किन राशियों के बीच में होता है, तो ग्राफ किन्हीं दो राशियों के बीच में प्लाट किया जाता है। जैसे मान लेते हैं कि ये एक x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है, तो इन्हीं के बीच में कोई ग्राफ हम प्लाट करेंगे, ग्राफ को बनाएंगे। ठीक है ना, तो ये x अक्ष है, y अक्ष है। फिजिक्स में जब ग्राफ को प्लाट करते हैं तो x की जगह कोई भौतिक राशि, जैसे समय ले लो, यहाँ विस्थापन ले लो, यहाँ समय ले लो, यहाँ त्वरण ले लो, यहाँ समय ले लो, यहाँ बल ले लो, तो किन्हीं दो राशियों के बीच में ही ग्राफ प्लाट किया जाता है। ग्राफ को बनाने का उद्देश्य क्या होता है? ग्राफ का उद्देश्य ये होता है कि एक राशि के साथ दूसरी राशि अगर बदल रही हो, जैसे अगर ये इस अक्ष पर हम ले रहे हैं बल है और यहाँ है ये समय, अगर बल का मान समय के साथ बदल रहा हो तो ग्राफ को कैसे बनाएंगे? अब बल का मान समय के साथ बदल रहा हो तो बल का मान समय के साथ, बल समय के अनुक्रमानुपाती हो सकता है, ऐसा ग्राफ हो सकता है यह अनुक्रमानुपाती t² हो या यह व्युत्क्रमानुपाती t हो। तो अगर इस तरह से बल बदल रहा हो तब ग्राफ क्या होगा, इस तरह से बल बदल रहा हो तब ग्राफ क्या होगा, इस तरह से बदल रहा हो तब ग्राफ क्या होगा, इन सभी चीज़ों को आज हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। लेक्चर लंबा हो सकता है, लंबा होगा तो ये 2 पार्ट में बनेगा। आज हम इसके पहले लेक्चर को देखने चल रहे हैं जो कि ग्राफ है। गणितीय टूल का पहला लेक्चर ग्राफ। तो यहाँ पे बेटा अब हम लोग कुछ स्पेशल चीज़ों को देखेंगे और आराम से देखेंगे, कोई हड़बड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर है स्थिति, ठीक है ना, और क्या यहाँ पर हम लिख लेते हैं सरल रेखा, सरल रेखा, यानी कि यहाँ पर आकृति के बारे में हम लोग लिख रहे हैं। ठीक, पहला हम लिख ले लेते हैं आकृति। ध्यान देना बेटा, आकृति, यहाँ पर उसका समीकरण, यहाँ पर ग्राफ, और यहाँ पर हम लिख रहे हैं उदाहरण। बहुत आराम समझना, हम अपना बेस्ट देने का प्रयास कर रहे हैं और आप लोग अपना बेस्ट देकर इसको समझिए। आकृति, जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ में हम लोगों ने सीधी रेखा को पढ़ा हुआ है, क्लास 9th 10th में चीज़ें रहती हैं। x और y के बीच में ग्राफ खींचते हैं, एक सीधी रेखा मिलती है। ठीक, तो ग्राफ में हमको सीधी रेखा मिल सकती है, परवलय मिल सकता है, अति परवलय मिल सकता है, वृत्त मिल सकता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें अगर हमें मिलती हैं तो हम कैसे जानेंगे कि किस आकृति का ग्राफ होगा वो? तो पहली आकृति बेटा हमारी है सरल रेखा। पहली आकृति है सरल रेखा, जिसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, कोई ग्राफ तुम लोग जानते हो 2 चरों के बीच में खींचा जाता है, वो चर का मतलब एक चर होगा, वो दूसरे चर के बदलने पर बदल रहा होगा। जैसे समय बदलने पर विस्थापन अगर बदल रहा हो तो समय चर है, और समय के बदलने के साथ विस्थापन बदल रहा है तो विस्थापन भी चर है। तो समय बदलने के साथ अगर विस्थापन बदल रहा होगा तो हम लोग समय और विस्थापन के बीच का ग्राफ बना सकते हैं। तो सबसे पहले का ग्राफ क्या होता है? सरल रेखा। सरल रेखा की पहचान क्या है? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, महा इम्पॉर्टेंट, ध्यान देना। व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्ट्रेट लाइन? सरल रेखा की पहचान क्या है कि यह 2 चरों का समीकरण होगा। पहले 2 चरों का कोई समीकरण जो, ध्यान देना बेटा, दोनों चरों में, लिखते भी चलना, दोनों चरों में
एक घातीय हो। एक घातीय का मतलब इसकी पावर 1 हो। सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। तो बढ़िया बेटा लिखते चलो, हड़बड़ाना नहीं है ना। 2 लेक्चर हो जाए कोई बात नहीं। अब अगर कोई ग्राफ को सीधी रेखा बनना है तो तुम ये जान लो कि वह 2 चरों का ग्राफ होगा, एक्स वाई का होगा, बल विस्थापन का होगा, बल समय का होगा, शक्ति समय का होगा, कोई भी 2 चर होंगे और दोनों चरों में उसकी घात क्या होनी चाहिए, एक घातीय हो। तो वो एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है, स्ट्रेट लाइन को प्रदर्शित करेगा। अब तो समीकरण के बारे में बात करते हैं। अब इसके कौन कौन समीकरण होंगे, चलो अब तुम लोगों, हमारा बोर्ड छोटा है, कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग आराम से करना। पहला समीकरण बेटा चलो हम लोग देखते हैं, y बराबर mx प्लस सी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट समीकरण है। बताओ यहाँ x की घात कितनी है, आंसर है 1। y की घात कितनी है, आंसर है 1। तो बताओ क्या ये सरल रेखा को प्रदर्शित करेगा, आंसर है यस। यहाँ c और m जो है वो नियतांक है। यह एक प्रचलित समीकरण है सरल रेखा को, इसको बोलते हैं प्रवणता रूप। इस रूप को बोलते हैं ग्रेडियंट फॉर्म अंग्रेजी में। तो y बराबर mx प्लस सी में x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, बाकी सभी चीज़ें नियतांक हैं। बाकी कुछ भी चीज़ प्लस माइनस उससे नहीं मतलब। हमारा देखो 2 चरों का समीकरण है, x और y का, और दोनों चरों में क्या है, घात 1 है। तो जब घात 1 रहेगी तो ये क्या हो जाएगा, सरल रेखा हो गई। लेकिन अब किस प्रकार की सरल रेखा है ये? सरल रेखा भाई ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती है, इस तरह भी जा सकती है। किस तरह से वो जाएगी भाई सरल रेखा? देखो ऐसे, ये ऐसे भी जा सकती है सरल रेखा, ऐसे भी जा सकती है सरल रेखा, ऐसे भी जा सकती है, ठीक है ना। सरल रेखा ये भी जा सकती है। अब ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, कैसी सरल रेखा है? बहुत सारी रेखाएं बन सकती हैं, लेकिन सरल रेखा का ग्राफ कहाँ से होकर जाएगा, किस प्रकार से जाएगा, ये हम लोग को देखना है। तो इस लेक्चर में इसी चीज़ को हम लोग देखने चल रहे हैं। इससे पहले इस रेखा के बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। और y बराबर mx प्लस सी जो है, यहाँ पर m जो होता है इसको कहा जाता है प्रवणता। क्या कहा जाता है बेटा? प्रवणता यानी ग्रेडियंट। और प्रवणता क्या होता है? ये होता है रेखा का धन x अक्ष से ढाल। तो ये जो यम है इसको प्रवणता बोला जाता है। ये रेखा का धन x अक्ष से ढाल होता है और इसको गणित में हम लोग एक ढाल को कोण के टैन से दिखाते हैं। यानी कि यह प्रवणता जो यम है वो टैन थीटा के बराबर होता है। अगर यहाँ यम कोई चीज़ दी रहे या अगर यहाँ यम 1 दिया रहे तो इसका मतलब टैन थीटा बराबर 1 है, तो थीटा हो जाएगा 45। चलो, तो यम क्या है? रेखा का धन x अक्ष से ढाल है जिसको टैन थीटा से प्रदर्शित करते हैं। 9th 10th में चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, हम फिर से बता रहे हैं। सी क्या है? सी क्या है? रेखा का y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड। इसका मतलब रेखा y अक्ष पर जितना टुकड़ा काट रही है वही क्या है? सी। ठीक, अगर ये प्लस सी है तो इसका मतलब धन y अक्ष पर काट रही है, माइनस सी है तो ऋण y अक्ष पर ये टुकड़ा कट रहा है। और यम क्या है? रेखा का धन x अक्ष से ढाल है।
अब यम बराबर बेटा क्या है, tan थीटा। अब एक मजे की चीज़ देखो, tan का मान अगर कोण 0 से 90 के बीच में होता है तो tan थीटा का मान पॉजिटिव होता है, और अगर कोण का मान 90 से 180 के बीच में होता है तब tan थीटा का मान नेगेटिव होता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जान लो कि अगर, अब यहाँ देखो, यहाँ कंडीशन है यदि यम बराबर क्या है, पॉजिटिव, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और तब थीटा क्या हो जाएगा, 90 से कम होगा। ठीक है ना, यानी कि थीटा जो होगा वो हो जाएगा 0 से 90 के बीच, और 0 से 90 के बीच का मतलब क्या होता है ये बेटा, न्यून कोण। क्या होता है, न्यून कोण। तो अगर यम का मान धन में है, नोट कर लो, अगर यम का मान धन में है तो tan थीटा का मान भी धनात्मक होगा, क्योंकि यम बराबर tan थीटा है। तब थीटा 0 से 90 के बीच में ही कोई ना कोई कोण होगा, और 0 से 90 का मतलब न्यून कोण। ठीक है ना, इसी के आगे तुम और नीचे लिख लेना, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसके नीचे की चीज़ यहाँ लिख दे रहे हैं। यदि थीटा, यदि यम बराबर क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, तो tan थीटा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो तब थीटा क्या हो जाएगा, थीटा क्या हो जाएगा, 90 से 180 के बीच में हो जाएगा, अर्थात थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा अधिक कोण, है ना, अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें तुम्हारी निकल कर आई, इसको तुम लोग तुरंत नोट करो कि यदि यम का मान धनात्मक है तब थीटा न्यून कोण होगा, और यम का मान अगर ऋणात्मक है तो थीटा अधिक कोण होगा। अब ये बताओ थीटा किधर से लिया जाता है, तो थीटा देखो तुम लोग, हमने क्या है, रेखा का धन एक्स अक्ष से ढाल है ये, तो थीटा जो जिसका tan हम ले रहे हैं, यहाँ थीटा किस अक्ष से ढाल है, धन एक्स अक्ष से। ठीक है, अब मज़े की बात देखो, चलो y बराबर यम एक्स प्लस सी है। ठीक, अब इसमें हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं, चलो ध्यान रखना। अब इसमें ग्राफ हम लोग खींचने चल रहे हैं, ये है हमारी x अक्ष, ये है y अक्ष। y बराबर यम एक्स प्लस सी, यहाँ यम क्या है बताओ, यहाँ यम का वैल्यू अगर हम प्लस मान के चलें, यम प्लस यम है, तो प्लस यम का मतलब tan थीटा पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव तो रेखा का ढाल न्यून कोण होगा, यानी कि थीटा क्या होगा, न्यून कोण होगा। और ये c क्या है, c के आगे क्या लगा है, प्लस, तो c के आगे अगर प्लस लगा है तो इसका मतलब c प्लस में है। तो बताओ, अब रेखा का एक मोटा मोटा आइडिया लग गया कि ये रेखा जो होगी वो x अक्ष से न्यून कोण बना रही होगी। कौन सा कोण, न्यून कोण। और वो y अक्ष पर कहाँ काट रही है, धन पे कि ऋण पे, c क्या है, c क्या है, रेखा का y अक्ष पर काटा गया अंतःखंड टुकड़ा। तो अगर ये c पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव पे काटेगा, c नेगेटिव होगा तो नेगेटिव पे काटेगा। तो यहाँ c जो है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो रेखा का जो ढाल है वो देखो, सभी लोग ध्यान देना, रेखा का जो ढाल है वो x अक्ष से ये पॉजिटिव होगा, यानी कि थीटा जो है वो 90 से कम है। और ये रेखा जो y अक्ष पर जो काट रही है यही क्या है, c है। तो y अक्ष पर काटा गया जो अंतःखंड है वो c है, और x अक्ष से जो रेखा का जो ढाल है वो क्या है, न्यून कोण है। न्यून कोण कैसे पता लगा, क्योंकि यम यहाँ प्लस में है, और यम जब प्लस में होता है तो ढाल जो होता है वो न्यून कोण होता है, तो ये न्यून कोण देखो है। और ये रेखा का जो विस्तार है, तुम जानते हो कि रेखा का जो विस्तार होता है वो इन्फिनिटी तक होता है, इधर भी इन्फिनिटी और इधर भी इन्फिनिटी।
इस चीज़ को किस तरह से तुम जानोगे कि अगर यक्स को यहाँ पर इनफाइनाइट रख दो तो वाई भी इनफाइनाइट आएगा, ठीक है ना। यक्स को इनफाइनाइट रख दो तो वाई इनफाइनाइट आएगा। इसका मतलब है कि यह रेखा का जो विस्तार है वह दोनों ओर अनंत तक होता है। और एक चीज़, यहाँ यक्स को अगर 0 रख दो तब क्या हो जाएगा, तब y बराबर हो जाएगा c। तो देखो ये y की वैल्यू देखो c के बराबर नहीं है, y की वैल्यू यहाँ c के बराबर है। तो इस तरह से x और y, ये x है, ये क्या है, y है। तो x y के बीच का ग्राफ हमने यहाँ प्लॉट कर लिया। यहाँ पर विशेष चीज़ क्या थी कि जब थीटा न्यून कोण होगा तो यम धनात्मक होगा, थीटा अधिक कोण होगा तो यम ऋणात्मक होगा। तो y बराबर mx प्लस c का ग्राफ हमेशा इस तरह से रहेगा। अब अगर कोई कहे कि इसका एक उदाहरण दो, तो बहुत अच्छा उदाहरण मेरे पास है इसका, और वह उदाहरण हम लोग देखेंगे तुम लोग का फेमस फार्मूला v बराबर u प्लस AT। ध्यान आ रहा है क्या है ये? अरे यार, क्लास 9th में पढ़ाई गई चीज़, गति का प्रथम समीकरण, ठीक है ना। तो एक समान त्वरित गति का प्रथम समीकरण ये है जहाँ v था अंतिम वेग, u था प्रारंभिक वेग, a था त्वरण, t था टाइम। तो बताओ यहाँ कौन कौन सी चीज़ें वेरिएबल हैं, कौन कौन सी चीज़ें वेरिएबल हैं? यहाँ वेरिएबल है v और t, ठीक। v और t हमारे वेरिएबल हैं जिनको हम लोग कहते हैं क्या है, v और t वेरिएबल हैं। अब जो ग्राफ खींचा जा सकता है वो इन्हीं दो के बीच में खींचा जा सकता है। अब देखो, अगर इसको y मान लो, इसको x मान लो, तो ये क्या है, ये m का काम कर रहा है प्लस ये c। तो ये y बराबर mx प्लस c के रूप का है कि नहीं है? है। तो y बराबर अगर ये mx प्लस c के रूप का हो गया तो चलो अब v और t के बीच में तुम ग्राफ खींच सकते हो। यह v है, यह t है, दोनों की घात कितनी है, 1 है। तो बताओ ये y बराबर mx प्लस c के रूप का हो गया। अब यहाँ c क्या है, c की जगह u है, तो ये कटा अंतःखंड है, ऐसे आएगा। ये देखो ऐसे ग्राफ आएगा। यम क्या है, देखो a है, तो यहाँ a धन में है, तो धन में है तो इसका मतलब जो इसका जो कोण होगा, x अक्ष से बनाया गया कोण होगा, वो क्या होगा, न्यून कोण होगा, थीटा लेस देन 90, ठीक। तो इस तरह से ये v और t के बीच का ग्राफ होगा। लेकिन फिजिक्स में और मैथ में ग्राफ में एक बड़ा अंतर है, इस चीज़ को भी बड़ा ध्यान देना, क्योंकि IIT में यही चीज़ें फंस जाती हैं। देखो यहाँ x और y के बीच में जब ग्राफ खींचे तो ये रेखा का विस्तार हमने अनंत कर दिया, क्योंकि x भी अनंत तक जा सकता है, और जब x अनंत पर गया तो y अनंत पर चला गया, ठीक। दोनों तरफ इसका विस्तार जो है वो इन्फिनिटी है। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब यही हम वेग और समय के बीच का ग्राफ खींचेंगे तो ये भौतिक राशियाँ हैं, ये गणित की x और y और z टाइप के वेरिएबल नहीं हैं, ये भौतिक राशियों हैं। इनकी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं। इस टाइम की सीमा क्या है, इस टाइम की सीमा ये है कि ये टाइम कभी ऋण दिशा में नहीं चल सकता। टाइम हमेशा 0 से बढ़ेगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही बढ़ेगा आगे, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा तो आगे की तरफ ही होगा, धन में ही होगा, वो कभी ऋण में नहीं जा सकता। तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, टाइम कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये ग्राफ इस तरह से पूरा हमने बना तो दिया कि यहाँ गणितीय रूप से अगर t को अनंत कर दो तो v अनंत हो जाएगा, लेकिन t यहाँ निगेटिव में नहीं जा सकता, क्योंकि रेखा आ गई तो रेखा का विस्तार अनंत है। लेकिन यहाँ टाइम तुम देख रहे हो ये निगेटिव साइड में नहीं बढ़ सकता, इसलिए हम बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देख लेंगे। अब हम इस ग्राफ को इस साइड से हटा देंगे। अब कोई अगर पूछे क्यों हमने हटा दिया, तो तुम्हारा उत्तर यही होगा क्योंकि टाइम जो होता है वह निगेटिव नहीं हो सकता। तो बताओ क्या यहाँ पर हमारा इस रेखा का ढाल जो है वो बदल गया? नहीं, रेखा का ढाल तो अभी भी उतना ही है, क्योंकि x अक्ष से ढाल अगर तुम्हें लेना है तो ये भी हम हटा देंगे।
तो यक्स अक्ष से ढाल अगर लेना है तो हम यक्स अक्ष के पैरेलल यानी कि टाइम अक्ष के पैरेलल ऐसे लाइन खींच दें, ये भी वही है थीटा, ये भी वही थीटा है। तो अगर तुम्हें यक्स अक्ष से ढाल लेना है यानी कि यहाँ यक्स अक्ष पर टाइम लिया गया है, तो इस टाइम अक्ष के समांतर कोई भी रेखा खींच दो तो यहाँ पर ढाल आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब ये बताओ कि इस VT ग्राफ में V बराबर U प्लस AT का ही ग्राफ है। अगर तुमसे कभी कोई पूछे V बराबर U प्लस AT का ग्राफ बनाओ तो तुम यहीं तक बनाओगे और इधर नहीं लाओगे। ठीक है, अगर ये x y होता तो पूरा आ जाता, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी टाइम है तो ये यहीं से स्टार्ट होगा। क्यों? क्योंकि टाइम ऋणात्मक दिशा में बढ़ नहीं सकता, टाइम कभी ऋणात्मक नहीं होता। अब देखो यहाँ पर यम क्या है, यम की जगह a है, तो VT ग्राफ का जो ढाल है यहाँ पर, VT ग्राफ का ढाल, यहाँ पर इंपॉर्टेंट जानकारी हम दे रहे हैं जो अभी आगे तुम्हारे बहुत काम आने वाली है। VT ग्राफ का ढाल क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ tan थीटा होगा ना, बोलो। अब tan थीटा का की जगह यहाँ क्या आया है? VT ग्राफ का ढाल, यहाँ यम होता है तो VT ग्राफ का ढाल यही हमारा tan थीटा है, इसी को यम बोलते हैं। और यम की जगह यहाँ क्या आया है? a है। यम की जगह क्या आया है? a। और इसका मतलब है कि VT ग्राफ का जो ढाल होगा वो इस ग्राफ से क्या प्रदर्शित कर रहा है? a। और a है क्या? a है त्वरण। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि VT ग्राफ का ढाल क्या प्रदर्शित करता है, तो VT ग्राफ का ढाल इस फार्मूले से त्वरण को प्रदर्शित करता है। क्योंकि y बराबर यम एक्स प्लस सी में यम क्या था? रेखा का ढाल था। तो रेखा का ढाल tan थीटा से प्रदर्शित होता है और यहाँ tan थीटा से क्या प्रदर्शित हो रहा है? त्वरण। tan थीटा से क्या प्रदर्शित हो रहा है? त्वरण। और मान लेते हैं कि यह कोण हमको दिया होता 60 डिग्री, मान लेते हैं 60 डिग्री कोण दिया होता इस अक्ष से, जो इसका कोण है 90 से कम, मान लेते हैं 60 होता, और ये होता मीटर प्रति सेकंड में और टाइम होता सेकंड में। तो बताओ इस ग्राफ का ढाल हम निकाल सकते हैं नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि ग्राफ से जो ढाल का कोण मिल गया तो कोण का tan क्या हो जाएगा? यही त्वरण हो जाएगा। अगर कोई पूछे हमसे कि इस ग्राफ से त्वरण ज्ञात करो, तो त्वरण क्या होता है? tan थीटा होता है। VT ग्राफ का जो ढाल है उसका जो tan होता है वही त्वरण होता है, तो tan थीटा हो जाएगा, तो tan 60 हो जाएगा और ये हो जाएगा √3 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो कितनी मज़ेदार चीज़ें आ गई। तो कोई भी इक्वेशन अगर y बराबर mx प्लस सी की तरह का रहे, तब जो y है mx प्लस सी है, तुलना कर दो, x की घात 1 है, y की घात 1 है, तुरंत वो एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन आ गया। ठीक, अब हम लोग, और यहाँ इसका जो ढाल होगा वह त्वरण दे देगा। तो ये उदाहरण हमने सरल रेखीय गति का उदाहरण ले लिया, ठीक है ना। अब बेटा हम इस चीज़ को हटाते हैं, तुम लोगों ने इसको लिख लिया है। अब हम इसको नई चीज़ लेंगे, अब इसको हम पूरा हटा देते हैं। अब तुम इसी के नीचे लिखते चलना। तो पहला इक्वेशन हमने यहाँ ले लिया था, पहला इक्वेशन हमने क्या ले लिया था? y बराबर mx प्लस सी। अब हम दूसरा समीकरण ले रहे हैं, उसी के नीचे तुम लिखते चलना, y बराबर mx माइनस सी। अब बताओ, देखो यम क्या है? यहाँ पॉजिटिव है। यम पॉजिटिव का मतलब कोण जो होगा वो धन होगा। लेकिन ये सी क्या है? अंतःखंड। अंतःखंड क्या होगा? y अक्ष पर। तो y अक्ष पर कटा अंतःखंड यहाँ पर नेगेटिव है। तो अगर यह नेगेटिव है तो ग्राफ कैसे खींचोगे? चलो अब देखो यहाँ पर यम क्या है? यम बराबर प्लस है, तो थीटा क्या हो जाएगा? tan थीटा पॉजिटिव होगा। यम अगर धन में है तो tan थीटा धन में, tan थीटा धन है तो न्यून कोण। लेकिन ये ऋण में है, यानी कि अंतःखंड ऋण में होगा, तो ऐसे कब होगा? ये देखो, ये माइनस सी है। क्यों? y की ऋण अक्ष दिशा में काटा है, y अक्ष को काटेगा लेकिन ऋण दिशा में। और यह कोण क्या होगा? ये थीटा क्या है? 90 से छोटा होगा। तो वेरी सिंपल, हो गया कि नहीं? ये y हो गया, ये x हो गया, ग्राफ क्लियर। तो बहुत सिंपल ग्राफ। तो
इस तरह से हम लोग ये ग्राफ खींच सकते हैं। अगर इसी चीज़ को हम इसमें देखना चाहें तो v बराबर -u प्लस AT। अगर प्रारंभिक वेग ऋणात्मक हो तो v बराबर -u प्लस AT। लेकिन फिर हम वही कहेंगे कि जब ये ग्राफ आएगा तो ऐसे आएगा, ठीक है ना। ये अगर आगे बढ़ाओगे तो निगेटिव में जाएगा, लेकिन तुम जानते हो कि टाइम यहाँ पर यह वेग है, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस तरह से ये यहाँ तक आ सकता है ऐसे, ठीक, लेकिन इसके इधर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि टाइम कभी ऋणात्मक नहीं होता। तो ये ग्राफ, ये क्या है हमारा -u है, अंतःखंड है। ये क्या है हमारा थीटा लेस देन 90, ठीक। तो y बराबर ये y का काम करेगा, ये -c प्लस m(x). तो y की घात 1, x की घात 1, t की घात 1, v की घात 1। तो कोई भी समीकरण जो x में एक घातीय है, y में एक घातीय है, वो रेखा होगी। अब वो रेखा किस तरह से होगी? उसका ढाल इधर रहेगा, इस पर काटेगी कि इस पर काटेगी। देखो पिछली वाली यहाँ से होकर जा रही थी क्योंकि c धन में था, यहाँ c ऋण में है, तो नीचे से काटेगी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसी में हम तीसरा, तो ये ग्राफ फिर हम हटा देते हैं। अब उदाहरण भी हो गया, आराम से इसको तुम लोगों को करना है एग्जाम। अब थर्ड हम देखेंगे, हम सरल रेखा के उदाहरण भी लेते चल रहे हैं। अगला है y बराबर -mx प्लस c। बहुत इम्पॉर्टेंट, y बराबर -mx प्लस c। तो यहाँ देखो m की मान ऋणात्मक है। m का मान ऋणात्मक होने का क्या मतलब है? m का मान ऋणात्मक होने का मतलब है कि यहाँ थीटा जो है वो अधिक कोण है। ऋण m का मतलब थीटा क्या है? 90 से बड़ा है। तो 90 से बड़ा होगा तो अब ध्यान देना, लेकिन c क्या है? धन में है। c धन में है, इसका मतलब काटेगा कहाँ? काटेगा y पर धन में, लेकिन ऋण है। ऋण m का मतलब जो रेखा का धन x अक्ष से ढाल है वह अधिक कोण होगा। इसका मतलब ये ऐसे जाएगा, देख रहे हो? ये देख रहे हो? ये धन x अक्ष है, यही है धन x अक्ष, और ये y। तो देख रहे हो, इधर x को दिखाए हैं, इधर ही y को। तो धन x अक्ष से ढाल ये हो गया कि नहीं? अब बताओ ये थीटा क्या है? 90 से बड़ा है, तभी ये यहाँ ऋण में है। और ये जो अंतःखंड है वो क्या है? वो धन में है। ऐसा हमें लाइन खींचना है जिससे कि कोण 90 से ज़्यादा रहे और जो थीटा है 90 से ज़्यादा रहे और अंतःखंड जो वो धन में रहे। तो y बराबर ऋण mx प्लस c का है ना। अगर इधर ग्राफ हम लेते हैं v बराबर u माइनस gt। हम लोग पढ़े हैं ये, जब कोई वस्तु को नीचे से ऊपर फेंका जाता है तो v बराबर u माइनस gt होता है। तो ये ग्राफ हम कर लेते हैं, ये देख रहे हो, ये v है, ये t है, तो g क्या है? माइनस में है। तो ग्राफ कैसे आएगा? ये इस तरह से आएगा, ठीक। क्यों? देखो यहाँ पर ये थीटा क्या है? 90 से बड़ा है। तो y बराबर c माइनस mx, तो माइनस mx प्लस c, ठीक। इधर भी ये ग्राफ इधर नहीं आएगा, ग्राफ टाइम की ऋणात्मक वैल्यू को नहीं देगा। क्यों? क्योंकि इधर टाइम ऋणात्मक होता नहीं है। तो कई बार तुम्हें बता रहे हैं कि इस चीज़ का ध्यान रखना कि टाइम के साथ जब ग्राफ खींचा जाए तो कभी भी तुम टाइम की ऋण अक्ष पर मत आना। अब इसी तरह से अगला ग्राफ बेटा देखो, खूब ध्यान से इन सब ग्राफों को करना। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब थोड़ा से हम जल्दी करेंगे। अब तुम लोगों को कुछ समझ में आने लगा होगा। वीडियो को कई बार तुम्हें रिपीट कर करके देखना है। अब -mx माइनस c है, देखो अब कैसे होगा। अब देखो m माइनस में है और c भी माइनस में है। c माइनस में होने का मतलब है कि y अक्ष पर ऋण में काटेगा, ठीक है ना। ये y अक्ष है, ये x अक्ष है, इस पर ऋण में काटेगा। और यहाँ ऋण का मतलब क्या है? यम ऋणात्मक होने का मतलब अधिक कोण है, अधिक कोण भी है, यहाँ भी काटेगा। तो ऐसा तभी पॉसिबल है जब ऐसे करो ये। तो यहाँ पर देखो रेखा अब ऐसे जा रही है। तो तुम हर कंडीशन में रेखा की प्रकृति को जान सकते हो।
यहाँ तुम कोण नहीं जान सकते हो कितना है, लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि ना यम ऋण में है तो इसका मतलब ये यक्ष अक्ष, ये धन अक्ष की दिशा इधर है। तो बताओ ये जो कोण होगा ये क्या है, 90 से बड़ा है। और ये जो -c है वो किधर है इसमें, तो y बराबर -mx -c हो गया कि नहीं है। तो ये एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन। और यहाँ पर v इक्वल टू -u -gt, अगर ये ग्राफ हो तो हमारा ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। लेकिन अब तुम्हारा ध्यान दो, यहाँ पर फिर वही बात हम बार बार कहेंगे कि टाइम कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो जब टाइम ऋणात्मक नहीं हो सकता तो इधर का ग्राफ नहीं बन पाएगा इसमें, ये ग्राफ केवल ऐसे बनेगा, ठीक है ना। यह टाइम है और ये क्या है, वेग है, ठीक है। तो v बराबर क्या होगा, माइनस ये, क्यों, क्योंकि इसका ये हिस्सा गायब है, क्यों, क्योंकि टाइम ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो इस तरह से यही ग्राफ बनेगा। अगर कोई कहे x अक्ष से बनाया गया कोण, तो x अक्ष ये है ना, x अक्ष से बनाया गया कोण ये थीटा क्या है, ग्रेटर देन 90 है। भाई यहाँ x अक्ष की जगह टाइम अक्ष है। तो ये क्वेश्चन हमारा ये भी बहुत बढ़िया, बहुत दिव्य प्रश्न हो गया, ठीक। आज हम लोग केवल सरल रेखा पढ़ेंगे, बाकी ग्राफ को नेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि नहीं तो लेक्चर लंबा हो जाएगा, अपलोडिंग में टाइम लगता है। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7607600752 और 9451777830, ये दोनों पे ही व्हाट्सएप चलता है। कॉल करने से बचिएगा, कॉल करेंगे तो शायद ना उठे। तो इन दोनों नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर दो, जो समस्या हो, जो आपको लेक्चर चाहिए हो, जो प्रश्न का हल नहीं आता हो, फ़ोटो खींच के भेज दीजिए, तुरंत आपको विदिन 24 आवर्स आपको सलूशन मिलेगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो हम देखते हैं, अब बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देखने चल रहे हैं, चलते हैं। अगर y बराबर केवल mx हो जाए तो क्या ये सरल रेखा है, बिल्कुल है। यहाँ c गायब हो गया, c गया का मतलब कहाँ गया, c नहीं है। अच्छा बताओ c था क्या, c था, इस पे काटा गया टुकड़ा, ऐसे लाइन जा रही थी, जितना टुकड़ा यहाँ काट दिया वही c था। ऐसे लाइन जा रही थी तो -c, इधर जा रही थी +c। अब ना तो c प्लस, अब यहाँ +c का मतलब यहाँ c की जगह 0 हो गया है, y बराबर mx का मतलब 0 हो गया है। अब यम क्या है यहाँ, इसको ऐसे लिख सकते हो, तो +0 इसका मतलब c है 0, और जब c हो गया 0 तो इसका मतलब y पर कुछ काट नहीं रहा है। और जब y पर कुछ नहीं काट रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया, अरे भैया इसका मतलब हो गया कि ये मूल बिंदु से जा रहा है। जब इस बिंदु से रेखा जाएगी तो ना तो c प्लस में है, ना तो c माइनस में, c है 0, ना तो y पे ना तो ऊपर गया ना तो नीचे, y पर काटा गया टुकड़ा 0 है। अब यहाँ यम क्या है, यम यहाँ जो है वो प्लस में है। अब प्लस का मतलब tan थीटा प्लस का मतलब थीटा 90 से कम, और थीटा 90 से कम है तो ऐसे जाएगा। अब थीटा 90 से कम कुछ भी हो सकता है, वो तो अगर समीकरण दिया रहेगा तब हम जान जाएंगे कि क्या है वो, ठीक है ना। अगर ये दिया रहेगा तब जान जाएंगे। अगर मान लो इसी का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, चलो एग्जाम्पल y बराबर √3x, चलो y बराबर क्या रख दिए, √3x, तो y बराबर mx, देखो y की घात 1 है, x की घात 1 है, उदाहरण ले रहे हैं, बोलो। तो अब यहाँ यम बराबर क्या है, √3 है, प्लस में है, तो यम क्या होता है, tan थीटा क्या हो जाएगा, √3, तो tan थीटा बराबर √3 किसका मान होता है tan में, 60 का, तो थीटा कितना आ गया, 60 डिग्री। तो बताओ, देखो न्यून कोण आ गया कि नहीं आ गया। तो जब यम धन में रहेगा तो न्यून कोण आना है, वो नोट कर लो, एकदम दिमाग बैठा लो। तो अब बताओ ग्राफ कैसा होगा, मूल बिंदु से जाएगा और कितना कोण बनाएगा, 60 अंश। अब देखो यहाँ पता नहीं था, यहाँ चूँकि यम का मान नहीं दिया है इसलिए ये कोण का मान नहीं पता है, लेकिन ये पता लग गया कि 90 से कम होगा। यहाँ पर यम का मान दिया है तो हम उससे थीटा मान निकाल लिए, और थीटा मान निकाली तो अब ये 60 डिग्री बनाती है। अब यहाँ थीटा जो है वो क्या है, 60 डिग्री है, रेखा आ गई। तो इस तरह से ये एक एग्जाम्पल हमारा हो गया। इसी तरह से v बराबर 80
इसका अगर ग्राफ खींचना हुआ तब भी ये क्या हो जाएगा, y बराबर m इंटू एक्स। तो अगर v बराबर AT का ग्राफ हम खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये t हो जाएगा, ये v और ऐसे रहेगा। ये v बराबर AT का ग्राफ है, v बराबर AT। u गायब है, क्यों, यहाँ u हो गया 0, AT प्लस 0। तो अगर 0 प्लस AT कर दें तो v बराबर u प्लस AT। तो अगर कोई चीज़ ऐसे चल रही है, शुरुआत में 0 वेग से चल रही थी, तो शुरुआत में अगर प्रारंभिक वेग 0 है तब इसका ग्राफ v और t का ग्राफ इस तरह से होता है। और इस रेखा का जो ढाल होगा वो क्या होगा, 90 से कम होगा। इसको यहाँ पर लिख लेना, एक एग्जाम्पल ये हो गया, एक एग्जाम्पल ये। तो y बराबर mx का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से अगर y बराबर माइनस mx होता तो यहीं पर अगर हो जाता माइनस mx, तो यहाँ भी c गायब है, यहाँ भी हमारा c क्या है, गायब है। लेकिन यम ऋण में है, यम किस में है, ऋण में है। तो यम की वैल्यू अगर ऋण में है तो इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा, 90 से बड़ा। लेकिन c गायब है, c गायब है, इसका मतलब अभी भी मूल बिंदु से जाएगी रेखा, और यम ऋण में होने का मतलब ये थीटा क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 90। थीटा 90 से बड़ा होगा लेकिन c गायब है, तो हमारा क्या हो जाएगा, मूल बिंदु से जाएगा। उदाहरण v इक्वल टू माइनस GT अगर है तो ये ग्राफ कैसे होगा, ये v ये t, ये ग्राफ केवल यहाँ से आएगा, ये इधर की लाइन नहीं रहेगी। क्यों, क्योंकि टाइम इधर ऋण में जाएगा तो टाइम का वैल्यू ऋणात्मक नहीं हो सकती। इसलिए फिजिक्स में जब v t के बीच का ग्राफ v बराबर माइनस GT का खींचोगे तो इस तरह से आएगा। और जब यहाँ कोई कहे कि कोण कहाँ से नापोगे, तो इसी के समांतर एक रेखा खींच दो, ये थीटा होगा और ये थीटा ग्रेटर देन हो जाएगा 90 के, ठीक है ना। तो इस तरह से आज हमने जितने टाइप की लाइन तुम्हारे कोर्स में हैं, फिजिक्स में जिस तरह की लाइनों को हम लोग ड्रा करेंगे, अभी गति के समीकरण हम लोग पढ़ेंगे, सरल रेखीय गति आएगा, तो उनमें इन सभी चीज़ों का उपयोग होगा। और अगर आज तुम इस लेक्चर को तैयार कर ले रहे हो तो मेरा दावा है कि तुम IIT का एक प्रश्न मेंस और एक प्रश्न एडवांस में ज़रूर कर लोगे। नीट की तो कोई बात ही नहीं है, नीट में तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजीली धुआं हो जाएंगे। तो बच्चों आज पहला लेक्चर था, आशा है आप लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। और लेक्चर पसंद आए तो लाइक दबा दो, कमेंट कर दो, जो भी आपकी समस्याएं हों वो भी बता दो, अपना परिचय भी कमेंट में दे दें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप कहाँ से जुड़ रहे हो हमसे, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लेक्चर को तैयार करो, लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों को इस चैनल को, वीडियोज़ को शेयर करो। और एक बात और, सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक रेड कलर का बटन आएगा, एक बेल आएगा, बेल आइकन आएगा, बेल आइकन को दबा देंगे तो आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जैसे ही मेरा लेक्चर आएगा आपके मोबाइल में एक मैसेज आएगा और उस मैसेज को देखकर आप जान जाओगे कि आपके लिए एक और नया लेक्चर अपलोड हो गया हो। आज के लिए इतना ही। आशा है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और इस वीडियो को फॉरवर्ड करते रहिए और लेक्चर को कई बार रिपीट करिए और नोट्स ज़रूर बनाइए। बिना नोट्स के फिजिक्स 0 है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं अगले लेक्चर में और दूसरे ग्राफ को पढ़ने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। गुड बाय।